डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी के का सेकेंड यूनिट चल रहा था। उसके अंतर्गत शिक्षण की यूनिट चल रही थी। शिक्षण में शिक्षण सिद्धांत की हमने बात की थी, शिक्षण थ्योरीज की बात की थी पिछले वीडियोस में। शिक्षण थ्योरीज के पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। उसके अंतर्गत हमने परंपरागत शिक्षण सिद्धांत जो हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। 4 भागों में उन्हें बांटा गया था परंपरागत शिक्षण सिद्धांत को। और आज नेक्स्ट जो शिक्षण सिद्धांत है उनकी बात करेंगे। हमने बताया भी था कि जो शिक्षण सिद्धांत है वो उसके वीडियो 2 से 3 वीडियोस में कवर होंगे शिक्षण सिद्धांत, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो ये शिक्षण सिद्धांत का दूसरा वीडियो, इसके बाद शिक्षण सिद्धांत का अंतिम और लास्ट वीडियो भी आएगा, जो संभवतः कल आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। शिक्षण सिद्धांत में परंपरागत शिक्षण सिद्धांत की हमने बात कर ली थी। अब दूसरा जो शिक्षण सिद्धांत है वो है अनुदेशन सिद्धांत। अब हम इसकी बात करते हैं। अनुदेशन सिद्धांत, जिस इंग्लिश में कहे तो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अनुदेशन सिद्धांत के अगर हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक गार्डनर महोदय कहे जाते हैं मेनली, लेकिन साथ साथ ब्रूनर भी कहे जाते हैं। 1968 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। गार्डनर और ब्रूनर महोदय ने कब किया था? 1968 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे इस सिद्धांत में विश्वास रखते थे कि अनुदेशन स्वयं सिद्ध है। क्या है अनुदेशन? जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पूरी तरह से सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। स्वयं सिद्ध का मतलब पहले से प्रूव किया हुआ है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तथा इसकी अपनी परिकल्पनाएं हैं। इसकी क्या है? अपनी परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पनाओं के बारे में अगर बात कहा जाए कि परिकल्पनाएं क्या हैं, तो परिकल्पनाएं उन्हें कहते हैं जो किसी भी चीज़ का माना हुआ समाधान होता है। तो वही चीज़ कह रहा है, किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी अध्ययन के प्रति जो हम पहले से मान लेते हैं कि इसका ये समाधान होगा, वही कहलाता परिकल्पना। समस्या का माना हुआ समाधान ये क्या है? परिकल्पना है। तो वो भी यही कह रहा है कि इसकी अपनी परिकल्पनाएं हैं। अपनी परिकल्पनाएं का मतलब क्या है कि इसका पहले से ही एक फिक्स परिकल्पना है कि ये चीज़ हो सकता है अगर इसके द्वारा हम करें। ब्रूनर ने इस सिद्धांत में 6 पक्ष बताए। कितने पक्ष बताए हैं? 6 पक्ष बताया। आइए देखते हैं कौन कौन से पक्ष है। 6 महत्वपूर्ण पक्ष इन्होंने बताया। पहला, अनुदेशन सिद्धांत उपचारात्मक होता है। जो हम अनुदेशन के द्वारा शिक्षण कार्य करते हैं वो कैसा होता है? उपचारात्मक होता है। उपचारात्मक से तात्पर्य ये है कि आपको भी पहले हमने बताया था, उपचारात्मक में यह है कि बच्चों के कारणों को जानकर फिर उसके अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब पहले अधिगम संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को जानते हैं, फिर उन कारणों को ख़त्म करके बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं या उनको अधिगम प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, शिक्षण का जो लक्ष्य है वो क्या है? बच्चों में वांछित परिवर्तन लाना है, अधिगम बच्चों में लाना है। यह सिद्धांत यथार्थ परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, काल्पनिक परिस्थितियों में नहीं। यथार्थ रूप में जब बात होती है तो अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। और ये भी कहा है ये सिद्धांत अधिगम सिद्धांत के समान होते हैं। जैसे अधिगम सिद्धांत है उसी के समान होते हैं, क्योंकि इसका आधार अधिगम सिद्धांत ही होता है। क्योंकि इसका जो आधार और अधिगम सिद्धांत होता है, कहने का तात्पर्य ये है कि मेन इसका काम क्या है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो अधिगम उसके अंतर्गत होगा ही होगा। जैसे इन्होंने कहा है कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसका कारण क्या है? क्योंकि यह सिद्धांत पूर्णतः किस पर? पुनर्बलन का समुचित प्रयोग करने पर बल देता है कि पुनर्बलन करते रहिए। जैसे बच्चा अच्छा व्यवहार करता है या जो हमारे अकॉर्डिंग अगर व्यवहार करता है, सीखता है, तो उसको हम पुनर्बलित करके उसके
और उस क्रिया को और सुदृढ़ बनाए। आपने स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी उसमें सुना होगा। उसमें स्किनर कहते हैं कि बालक को पहले व्यवहार करने दें, जब आप उसके व्यवहार से संतुष्ट हों तो पुनर्बलन करके उस क्रिया को और सुदृढ़ बनाएं। तो वही चीज़ ये भी कह रहा है कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। और इसीलिए क्योंकि और जैसे इन्होंने कहा कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसलिए क्योंकि यह सिद्धांत पुनर्बलन का समुचित प्रयोग करता है, इसलिए इसको कहा गया। इसमें सीखने के अनुभव पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे छात्र अपनी विषय वस्तु समझ सके। सीखने के अनुभव, अभी जब हमने यहाँ बात की आप अधिगम सिद्धांत पर, अधिगम का मतलब क्या है कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन, तो यहाँ पर सीखने के अनुभव पर बल दिया जा रहा है। किस पर बल दिया जा रहा है? सीखने के अनुभव पर बल दिया जा रहा है। सीखने के अनुभव पर जब बल दिया जाएगा, जब अधिगम सिद्धांत की बात होगी तो वहाँ सीखने के अनुभव पर बल दिया जाएगा, मतलब बालक अनुभव करके सीख सके। और अनुभव करके जब सीखेंगे तो उनको विषय वस्तु अच्छे से समझ में आएगी, जिससे छात्र अपने विषय वस्तु को अच्छे से समझ सके। यह सिद्धांत ज्ञान का स्वरूप निर्धारित करता है। ज्ञान किस प्रकार का है, कैसा ज्ञान है, उसका मतलब एक स्वरूप बताता है। जैसे आपका एक स्वरूप है, अगर कहा जाए कि आप कैसे दिखते हैं, तो आप लंबे दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, कैसा दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, काले दिखते हैं, कैसा। तो उसी प्रकार ज्ञान का एक स्वरूप निर्धारित करता है। यह सिद्धांत ज्ञान का स्वरूप निर्धारित करता है। जब किसी चीज़ का स्वरूप, जैसे आप किसी को देख लेते हो तो उसको भूलते नहीं हो, तो उसी प्रकार ज्ञान का जब स्वरूप में एक निश्चित प्रकार बता के आपको बताया जाता है, एक स्वरूप निर्धारित किया जाता है, तो उसको आसानी से समझ में आ जाता है और बालक कभी भूलता नहीं है। और इसको हमने बताया दिया था छठा पॉइंट कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है? यह सिद्धांत पुनर्बलन का समुचित प्रयोग करता है, इस पर यह आधारित। इस सिद्धांत में आप ये आगे देख लीजिए, ये 6 महत्वपूर्ण घटक तो हो ही गए। इसके अलावा क्या कहा गया? अतः कहा गया कि अन्वेषण सिद्धांत का निर्णय इन 4 प्रकार की समस्याओं के इर्द गिर्द किया जाता है, या इन 4 प्रकार के विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अन्वेषण सिद्धांत का निर्णय पहला क्या है? प्रिडिस्पोशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं उन्मुखता, अर्थात सीखने की उन्मुखता। किस चीज की उन्मुखता? सीखने की उन्मुखता। कहने का मतलब है कि जब हम इस शिक्षण सिद्धांत में ऐसे अनुभव और पाठ्य वस्तु को सम्मिलित करें, कैसे? ऐसे अनुभव और पाठ्य वस्तु को हम सम्मिलित करना चाहिए जो बच्चे की योग्यता के अनुसार हो, या सीखने वाले की योग्यता के अनुसार हो, या सीखने वाला उसको सीखने के लिए तत्पर हो। तत्पर कब होगा? जब उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार होगा, उसके अनुसार होगा, तभी वो सीखने के लिए तत्पर होगा। तो इस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के अनुभव और पाठ्य वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक सीखने के लिए उन्मुख हो। दूसरी संरचना, अभी ऊपर भी हमने कहा ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण करना चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि ज्ञान के भंडार को इस प्रकार से संरचित करना चाहिए कि बालक को अच्छे से समझ में आ जाए, इस प्रकार से समझाना चाहिए, इस प्रकार से उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए, इस प्रकार से उसका स्वरूप निर्धारित करना चाहिए कि बालक को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। और थर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस आप जानते ही हैं, क्रमशीलता जिसको कहते हैं, कि शिक्षण सिद्धांत में क्रमशीलता होनी जरूरी है। अगर एक के बाद एक उसी क्रम में, सरल से कठिन के क्रम में, एक निश्चित क्रम में अगर बालक को कोई भी चीज़ सिखाई जाएगी तो बालक उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कह दिया जाए जेड पहले सिखा दिया जाए, ए बाद में सिखाया जाए, तो बालक को समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो बालक को एक निश्चित क्रम में सरल से कठिन की तरफ अगर हम लेकर उसको सिखाते हैं तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट है परिणाम, पुष्टिकरण। जो हमारा परिणाम आता है उसके अनुसार
इसमें जो छठा पार्ट दिया गया है, छठा महत्वपूर्ण पक्ष जो है कि पुनर्बलन, परिणाम के अकॉर्डिंग जैसा परिणाम आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिइंफोर्समेंट देना है। जैसा परिणाम मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, रिइंफोर्समेंट हम देते रहें। तो ये 4 पॉइंटों पर ये आधारित है। तो ये तो हो गया अनुदेशन सिद्धांत। अनुदेशन का कहने का मतलब है कि एक प्रकार का ये एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत ये पॉइंटों को शामिल किया गया है कि ये चीज़ों को ध्यान में रखकर अनुदेशन सिद्धांत दिया जाता है। अनुदेशन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए तीसरा सिद्धांत, 2 की बात चर्चा होगी, परंपरागत शिक्षण सिद्धांत हो गया, अनुदेशन सिद्धांत हो गया। अब है शिक्षक व्यवहार सिद्धांत, टीचर बिहेवियर थ्योरी। ठीक है, थ्योरीज ऑफ टीचर बिहेवियर ये कह सकते हैं। हमने कहा था जब शिक्षण सिद्धांत की परिभाषा भी दी थी तो शिक्षा इसमें क्या है, शिक्षक के व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ क्या कहता है कि एक शिक्षण सिद्धांत शिक्षक को सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकार करता है। शिक्षण सिद्धांत क्या है, शिक्षक को सामाजिक प्राणी के रूप में सिद्धांत करता है और उसे समाजीकरण की क्रिया का महत्वपूर्ण अंग मानता है। किसका, समाजीकरण की क्रिया। किसकी क्रिया का, समाजीकरण की क्रिया का महत्वपूर्ण। यूनस और स्मिथ ने 1964 में कहा ने शिक्षण व्यवहार सिद्धांत की व्याख्या के समय शिक्षक व्यवहार की परिभाषा इस प्रकार की, वह व्यवहार जिसके अंतर्गत सभी क्रियाएं आती है जो छात्र की कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भाई टीचर कक्षा में जिस प्रकार का व्यवहार करेगा, शिक्षण सिद्धांत की परिभाषा भी दी थी, तब भी हमने ये कहा था कि शिक्षक व्यवहार कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज़ का जब अध्ययन करते हैं, उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वही शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है हमारा। तो देखिए शिक्षण सिद्धांत की जो परिभाषा है वो वीडियो आप जरूर देखिए अगर नहीं देखें। तो कह रहा वह व्यवहार जिसके अंतर्गत वे सभी क्रिया आती है जो छात्र कक्षा सीखने को प्रभावित करता है। शिक्षक का वह व्यवहार, भाई शिक्षक कक्षा में जाता है, जब शिक्षण करने के लिए जाता है तो वो सारी क्रियाएं जो छात्र को सीखने के लिए प्रभावित करती है उसको क्या कहते हैं, शिक्षक का व्यवहार। भाई सीखने के लिए प्रभावित करने के लिए क्या है, शिक्षक का व्यवहार ही है, किस प्रकार का वो व्यवहार करता है वो बहुत इफेक्ट डालता है कि बालक सीखेगा। जैसा व्यवहार शिक्षक का होगा उसी प्रकार का बालक सीखता है। इसीलिए कहा गया है कि जो छात्रों की कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, सीखने की प्रक्रिया जितनी प्रोसेस है उसमें शिक्षक व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे इसमें देखते हैं डी.जी. रेयल्स ने क्या कहा है, ने शिक्षक व्यवहार में वो सभी व्यवहार शामिल किए जाते हैं जो एक शिक्षक को कक्षा के छात्रों में सीखने के लिए निर्देशित करने के लिए करने पड़ते। बात इन्होंने भी वही लगभग कही है, दूसरा और कुछ नहीं कहा है। इन्होंने कहा, ये साफ साफ कहा है कि शिक्षक को कक्षा में छात्रों को सीखने की क्रिया में निर्देशित करने के लिए करने पड़ता है। अर्थात छात्रों को सिखाने के लिए जो क्रियाएं या छात्र को सिखाने के लिए जो भी चीज़ें टीचर करता है वही क्या कहलाता है, शिक्षक। यद्यपि शिक्षक के व्यवहार में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के संप्रेषण निहित होते हैं। वो चाहे शाब्दिक हो, चाहे वो बोल के कर रहा हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कर रहा हो, चाहे कोई इशारे से चीज़ बता रहा हो, उसके हाव भाव कैसे हैं वो सीख, तो वो शाब्दिक भी और अशाब्दिक दोनों प्रकार का व्यवहार। ये नहीं कि जो सिर्फ बोल रहा है उससे ही प्रभावित होगा, जो बोल रहा है और जो कर रहा है दोनों चीज़ों से। ठीक, जो बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा, उन दोनों चीज़ों से। शिक्षक ना बोल के भी बहुत कुछ कह जाता है, उसके हाव भाव, उसके शारीरिक लैंग्वेज कुछ बयां करते हैं। किसी के अगर व्यवहार को देखना है तो उसके अगर शारीरिक
भाषा को आप पढ़ सकते हैं, तो उसकी बातों को पढ़ने की, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज कह रहा है, शाब्दिक अनुसार दोनों प्रकार के संप्रेषण निहित होते हैं। इस शिक्षण क्या कह रहा है, इस शिक्षण सिद्धांत में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार को भी प्रधानता दी जाती है। रेन ने शिक्षक व्यवहार के आधार प्रस्तुत किए हैं। क्या क्या है, शिक्षक व्यवहार सामाजिक व्यवहार है और शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक है। मैकडॉनल्ड्स ने शिक्षक व्यवहार को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया। समीकरण समझिए, ये समीकरण दिया, टीचर बिहेवियर, टीवी का मतलब क्या हुआ, टीचर बिहेवियर। टीचर बिहेवियर पूरा मतलब उन्होंने बताया है कि अगर टीचर बिहेवियर के क्या है वो देखें। कारक, एफ मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब कारक। गुणे क्या क्या गुणा करना है फैक्टर में, टीवी, टीवी मतलब टी का मतलब टीचर और बी का मतलब वेरिएबल, जो शिक्षक वेरिएबल, शिक्षक है। पीवी, पीवी का मतलब पीपुल वेरिएबल, पीपुल मतलब जो छात्र, और ईवी का मतलब इन्वायरमेंटल वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर। चर कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, कोई भी चीज हो सकती है जो परिवर्तनीय है, वो चर। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे। तो टीचर वेरिएबल, छात्र वेरिएबल और वातावरण वेरिएबल, इनका गुणनफल अगर फैक्टर के कारक से करें तो वो निकल के आता है टोटल गुणनफल क्या कहलाता है, शिक्षक व्यवहार। इनके बीच मतलब कहना है टीचर्स जो है, छात्र और वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है वो टोटल बिहेवियर क्या कहलाता है, टीचर व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है, टीचर व्यवहार। इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत की 2 मान्यताएं हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे। 2 प्रकार की मान्यताएं। कितनी मान्यताएं यहाँ दी हैं, 2 आधारभूत मान्यताएं। पहली मान्यता क्या कहती है कि शिक्षक व्यवहार परिस्थिति जन्य तथ्यों और शिक्षक के व्यक्तिगत विशेषताओं का व्यवहारिक रूप है। व्यक्तिगत विशेषताओं का क्या है, व्यवहारिक रूप है। इसके महत्वपूर्ण 5 बिंदु बताएं। शिक्षक व्यवहार में विश्वसनीयता तथा एकरूपता पाई जाती है। जो शिक्षक व्यवहार है उसमें विश्वसनीयता रहती है। ऐसा नहीं है कि वो मॉडिफाइड किया हुआ है कि कभी कुछ होगा, नहीं। हम उस व्यवहार पर विश्वास कर सकते हैं और वह ये नहीं है कि परिस्थितियाँ चेंज होते ही वो बदल जाएगी। शिक्षक व्यवहार में शिक्षण प्रक्रियाएं सीमित संख्या में, ये नहीं है कि अनगिनत प्रकार के व्यवहार होने लगेंगे। जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, जो महत्वपूर्ण शिक्षक प्रक्रियाएं हैं, जो आवश्यक शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, जो होनी चाहिए वही होगी और दूसरी व्यवहार नहीं होगा। इसके अंतर्गत शिक्षक व्यवहार में अस्थिरता पाई, एक स्थिर नहीं, एक फिक्स नहीं होगा। वो जैसा छात्र होगा, जैसा वातावरण होगा, उसके अनुसार वो फ्लेक्सिबल होगा, इसलिए अस्थिरता पाई जाती है। शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक विशेषताओं का पुंज होता है। जो शिक्षक व्यवहार है वो व्यक्तिगत, उसका स्वयं का, सामाजिक जैसा समाज है, जैसे उसकी बुद्धि है, जैसा संवेग है, और इन क्रियात्मक विशेषताओं का पूरा सम्मिलित रूप होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज, नहीं, इन सब का संपूर्ण रूप होता है। और शिक्षक व्यवहार अपनी सामान्य और विशिष्ट परिस्थितियों का कार्यात्मक रूप है। सामान्य और विशिष्ट परिस्थितियों का मिला जुला रूप है, कार्यात्मक रूप है, फंक्शनल रूप है। कहने का मतलब है जो सामान्य व्यवहार और जो विशिष्ट व्यवहार करता है उसका पूरा मिला जुला रूप है। पहला जो मान्यता है वो ये कहती है। दूसरी मान्यता क्या कहती है
कि शिक्षक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है तथा वस्तु रूप से उसका मापन और मूल्यांकन संभव। कहने का मतलब जो शिक्षक व्यवहार है उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ रूप से, वस्तुनिष्ठ मतलब हो गया कि जिसमें कोई पक्षपात ना हो, जिसमें सत्यता हो, उस रूप से उसका मापन और मूल्यांकन संभव है। इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए इन्होंने। शिक्षक व्यवहार में भेद किया जा सकता है, उसकी तुलना संभव, मतलब अलग अलग शिक्षक में अलग अलग शिक्षक व्यवहार हो सकते हैं और इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि किसी शिक्षक का कैसा व्यवहार, दूसरे शिक्षक का कैसा व्यवहार, इन शिक्षक व्यवहारों में हम तुलना कर सकते हैं। दूसरी मान्यता क्या क्या है कि शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहार होता था लक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो बाह्य व्यवहार है, जो उसके अंदर के साथ साथ जो अन्य बात चीज़ें जो इन्वायरमेंटल जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, तो बाह्य व्यवहार उन लक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे ये दो मान्यताएं हैं। पहला मान्यता ये है कि शिक्षक व्यवहार कैसा होगा, दूसरा है शिक्षक व्यवहार क्या होता है। इसकी दो मान्यताएं हैं, दोनों मान्यताओं को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस सिद्धांत का विकास रेयर और ब्रूनर ने किया था, लेकिन अभी इस दिशा में शोध कार्य और चल रहा है। ये पूरी तरह से अभी प्रतिपादित नहीं है, लेकिन इस पर और रिसर्च वर्क चल रहा है। तो आज हमने अन्वेषण सिद्धांत और शिक्षक व्यवहार सिद्धांत की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करेंगे कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं, और उसके साथ शिक्षण सिद्धांत का हमारा समाप्त होगा और शिक्षण के स्तर पे हम आगे बढ़ेंगे। ये जो सेकेंड यूनिट है बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, चाहे वो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हो, पेपर के लिहाज से देखा जाए, बीटीसी वालों के लिए भी है, टीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और व्यवहार के लिए भी है। व्यवहारिक रूप से आपको भी ये जानना जरूरी होता है कि क्या होता है शिक्षण। तो ये सेकेंड यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है, और क्योंकि इसके बाद शिक्षण के स्तर और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर आप स्वयं से समझना चाहेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, या समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन वीडियो को सेकेंड यूनिट जो है बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है और बहुत ही टेक्निकल यूनिट है, तो इसको वीडियो को मिस मत कीजिए। साथ साथ आपके और जो भी साथी हैं उनको भी, इससे संबंधित जो भी साथी हैं उनको भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।